Good morning, children. Welcome back. I hope you all are fine. Before starting our next topic, let's revise the points whatever we have discussed in our earlier lecture. Children, we have discussed about the aims of Khilafat movement, as we have already discussed what was Khilafat movement. We have also discussed about how Khilafat movement merged into non-cooperation movement and became a massive broad movement. We have also discussed about why Gandhi ji wanted to support Khilafat movement, and we have also discussed about the circumstances which led the non-cooperation movement in India. And circumstances we have discussed. The first circumstances we can say that Gandhi ji need to launch more broad mass movement by bringing Hindus and Muslim more closer together. Second, we can take the Khilafat issue, and the third we can take the effects of First World War on the political economic condition of India, and the last we can say that the need to attainment of स्वराज. यानी बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि खिलाफत मूवमेंट के उद्देश्य क्या है, उसके मोटिव्स, उसके लक्ष्य क्या है. हमने ये भी पढ़ा कि खिलाफत मूवमेंट नॉन असहयोग आंदोलन में किस तरीके से मिलकर वो एक बड़ा आंदोलन का रूप लिया. हमने ये भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का समर्थन क्यों किया, क्यों किया उसका रीजन भी हमने पढ़ा था. कि ये रीजन पढ़ा कि दूसरा हमने पढ़ा, दूसरे पॉइंट हमने डिस्कशन किया कि कुछ वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1920 में लॉन्च किया इन इंडिया. और अगर हम परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने ये भी परिस्थितियों के बारे में डिस्कशन किया था कि पहली परिस्थिति थी आपकी कि गांधी जी जो है वो एक इस जन आंदोलन को, जब रॉलेट एक सत्याग्रह का आंदोलन जब वो हुआ, उसके बाद गांधी जी को लगा इस रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जब थोड़ा असफल हुआ तो उन्हें ये लगा कि अब ये जो सत्याग्रह आंदोलन है कि गाँव और शहरों के में सीमित न रह जाए, इसलिए इसे एक जन आंदोलन का नाम देना चाहिए. और ये मैसिव ब्रॉड मूवमेंट, ये जन आंदोलन जो है वो तब तक नहीं हो सकता जबकि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय एक साथ आकर नहीं खड़े हो जाते. तो उनका एक पहला ये परिस्थिति, ये सर्कमस्टांस था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने का कि वो मुस्लिम्स और हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों समुदाय को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे, एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करना चाहते थे. फिर दूसरा था कि आप कह सकते हो दूसरा की खिलाफत इशू यानी खिलाफत का मुद्दा, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट एंड व्हाई गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट. और फिर अगला पॉइंट था कि हमने डिस्कशन किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव आर्थिक और राजनीतिक भारतीय स्थिति पर. और हमने ये भी डिस्कशन किया था उसके साथ साथ कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि क्या व्हेन इट अकर्ड एंड हाउ इट अकर्ड एंड हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट, और कैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड के बाद पूरे देश में एक आक्रोश सा फैल गया था, और वेव ऑफ एंगर जो है वो स्प्रेड आउट हुआ था. फिर लास्ट में अगर हम कह सकते हैं कि एक और सर्कमस्टांस, एक और सिचुएशन जिम्मेदार हो सकती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, वी कैन से दैट कि अटेनमेंट ऑफ स्वराज यानी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति. सो चिल्ड्रन, ऑल दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर लेक्चर. नाउ इन दिस लेक्चर टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ideas of Gandhi ji behind launching of non-cooperation movement. Khilafat non-cooperation movement began in January 1921. We will study about the stages. We will study about the proposal made by Gandhi ji of the non-cooperation movement in reference to the non-cooperation movement. We will also study about the participation of various social groups to conceive the idea of broad-based movement, and we will also study how this movement encouraged each and every section of the Indian society with its own different aspirations. And also we will study how each social group accepted the non-cooperation movement or the call, responded to the call of Swaraj in their different meanings. So children, we will study about these points in today's lecture. तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि खिलाफत की किस तरीके आज हम पढ़ेंगे कि गांधी जी का विचार, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के पीछे गांधी जी का क्या विचार था, उनका पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट क्या था, क्या थीम था. और हम आज ये भी पढ़ेंगे कि कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों ने जो है वो इस
जो इस सामाजिक समूहों ने इस आंदोलन में किस तरीके से हिस्सा लिया अपनी अलग अलग आकांक्षाओं के साथ, और किस तरीके से विभिन्न सामाजिक समूहों ने जो है ये उन्होंने पूर्ण स्वराज को एक्सेप्ट किया, ये स्वीकृति दी, और उनके लिए जो है वो हर एक ग्रुप के लिए जो है स्वराज जो है अलग अलग माने थे स्वराज्य के। तो वी विल स्टडी, हम इस सब चीज पॉइंट्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और हम ये भी पढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन के चरण स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रस्ताव के बारे में जो गांधी जी ने रखे थे इन रेफरेंस टू द मतलब असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के संदर्भ में उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे थे, वो प्रपोजल्स के बारे में हम इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। सो चिल्ड्रन, let's start. First topic of the today's point is that ki Gandhiji's ideas behind the launching of satyagrah, Gandhiji's ideas behind the launching of non-cooperation movement. So in his famous book Hind Swaraj, he made declaration, he has declared the two statements. उन्होंने अपने प्रसिद्ध विख्यात बुक हिंद स्वराज में ये घोषणा की थी about the concept of स्वराज, यानी स्वराज की विचारधारा के बारे में उन्होंने कहा था कि he declared that कि British rule was established with the cooperation of Indian people, and if Indian people refused to cooperate with them, then the British government would collapse and the Swaraj would come. उन्होंने डिक्लेरेशन किया था कि ब्रिटिश रूल was established with the cooperation of Indian people, and because of this cooperation the British rule had only survived. And in second declaration he made कि if Indian refused to cooperate with the British Empire, then this empire would collapse within 1 year and the Swaraj would come. यानी उन्होंने अपनी प्रसिद्ध जो है ये फेमस बुक थी स्वराज, हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये उनका मानना था, उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और ये उनका सहयोग ही था जो ये ब्रिटिश शासन या साम्राज्य चल रहा है। और दूसरा डिक्लेरेशन घोषणा ये की थी कि अगर भारतीय लोग ब्रिटिश से अपना ये सहयोग वापस ले लेंगे तो ये साल भर के अंदर यानी जो है वो ये कोलैप्स, ये नष्ट हो जाएगा और स्वराज स्थापित हो जाएगा। सो चिल्ड्रन, in order to translate the non-cooperation into movement, Gandhiji proposed that movement would unfold as stages. यानी महात्मा गांधी जी ने सोचा, उनका मानना था कि असहयोग को एक आंदोलन, एक जन आंदोलन देने के लिए सबसे जरूरी है कि इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। इनको एक बड़ा आंदोलन का रूप देने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, कुछ प्रपोजल प्रस्तुत किए, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सो ही एम्फसाइज्ड ऑन द लॉन्चिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो चिल्ड्रन, अब जो है हम जो है in this lecture we will study about the proposal, about the stages of non-cooperation movement one by one. So हम जो है वो गांधी जी के विचार के बारे में हमने पढ़ लिया। Now let's study about the next topic, that is the stages or proposals made by Gandhi ji in reference to the non-cooperation movement. यानी अब हम गांधी जी के प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे जो कि उन्होंने असहयोग आंदोलन के संदर्भ में दिए थे। So children, these are the proposals made by Gandhi ji, or you can say that stages of the non-cooperation movement. यानी महात्मा गांधी जी द्वारा सुझाए गए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कुछ मुख्य सुझाव थे जो उन्होंने दिए थे। किसके संदर्भ में? असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। इन द रेफरेंस ऑफ असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी मेड सम प्रपोजल्स। अब जैसे कि आपका पहला है, द फर्स्ट प्रपोजल made by Gandhi ji in the reference of non-cooperation movement was that in the first stage, क्या हुआ? It was to begin with surrender of titles, honors and honorary posts that the government awarded. कहने का मतलब है कि पहले स्टेज में ये था, भारत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्टेज में, कि गांधी जी के अनुसार भारतीयों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। यानी वॉट एवर द पोस्ट, वॉट एवर द टाइटल्स एंड ऑनरी पोस्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश was given to the government officers should be मतलब उनको जो है वो लौटा देनी चाहिए, या ऑन सरेंडर should be surrendered.
तो ये चीज था आपका कि पहले चरण में गांधी जी के अनुसार जो भारतीयों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां थी वो लौटा देनी चाहिए, यानी द फर्स्ट स्टेज इट वाज टू बिगिन विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स, ऑनर्स एंड ऑनररी पोस्ट दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। सेकेंड स्टेज था कि फॉलोड बाय द बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट and legislative councils, schools, colleges and foreign goods. The government was to be in all stages peaceful and non-violent. The government in all stages should be peaceful and non-violent. यानी जो सरकारी नौकरियां थी, जैसा कि एज आई टोल्ड इन फर्स्ट स्टेज कि सरकारी नौकरियां, सेवा, पुलिस, अदालतों, विद्यार्थी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। और इन सभी चरणों में यानी इन सभी स्टेजेस में जो है वो आंदोलन जो है कैसा होना चाहिए, शांतिप्रिय और अहिंसात्मक होना था। यानी इसमें कोई जो है वो आपका वायलेंस नहीं होगा और ये कोई भी जो है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, यानी ये शांतिप्रिय होगा और अहिंसात्मक होगा। नाउ इन थर्ड step, what was the third proposal? In case the government used to repression in the above stages, a full civil disobedience campaign यानी non payment of taxes was to be launched. कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार दमन नीति का प्रयोग करती है, अगर सरकार जो है रिप्रेस्ड करती है, वो दमन रिप्रेशन पॉलिसी जो है वो प्रयोग करती है, तो इन दोनों चरणों में इन दोनों चरणों में अगर वो दमन करती है या लोगों को दबाने की कोशिश करती है, तो एक संपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस यानी कंप्लीट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और उसमें क्या करना था कि कर ना चुकाने की प्रक्रिया, यानी वो कोई भी लगान नहीं देंगे, वो कोई भी कर या कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे, उसको संचालित करना होगा। यानी अगर इन दोनों प्रोसेस में, दोनों चरणों में अगर गवर्नमेंट जो है वो हमें दबाती है या हमको मजबूर करती है कि हम ऐसा कोई स्टेप ना उठाएं थ्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो जो है तो एक ये गांधी जी का था मानना कि एक संपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी हम पे टैक्स और कर नहीं देंगे, उसका संचालन करना होगा। नाउ द नेक्स्ट प्रपोजल वाज दैट टू गेट पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, Mahatma Gandhi, what Mahatma Gandhi did? Mahatma Gandhi and Shaukat Ali, as we have discussed, who has started, one of the leaders who has started Khilafat movement. Shaukat Ali toured extensively throughout India. यानी कहने का मतलब गांधी जी और शौकत अली जो है आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए, यानी आंदोलन के लिए उन्होंने समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने देश भर में यात्राएं की। एंड द थर्ड नेक्स्ट प्रपोजल क्या है आपका? बट देयर वॉज एन इंटेंस आर्गुमेंट, लेकिन ये था कि जब ये प्रपोजल्स जब ये रखे जा रहे थे, जब गांधी जी ये सुझाव दे रहे थे, तो ये जरूरी नहीं था कि कांग्रेस की या उनके जो लीडर्स थे उनमें सभी की आपसी सहमति हो। यानी ये इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी लीडर जो है वो एक्सेप्ट करे या एक्सेप्टेंस हो इस प्रपोजल पर। तो उनमें कुछ आर्गुमेंट हो, कुछ खींचातानी भी थी कुछ लीडर्स में। तो अबाउट देयर वॉज an intense argument about the proposals within the Congress leaders, यानी कांग्रेस के लीडर्स थे, उनमें आपसी कुछ तो सहमत थे और कुछ सहमत नहीं थे। तो उन लोगों में एक असहमति सी आ गई थी कि किस तरीके से। तो गांधी जी का मकसद पर्पस ये था कि इन लीडर्स को एक साथ सांचे में लेकर एक साझा एक व्यू पॉइंट रखा जाए। तो व्हाट हैपेंड, तो इन 1920 यानी बिटवीन इन 1920 में इन 1920 बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस आर्गुमेंट, देयर वाज एन इंटेंस टसल अबाउट द प्रपोजल विद इन द कांग्रेस लीडर्स। ये टसल मीन्स कि खींचातानी, उसमें कोई किसी की पूरी साझी या सहमति नहीं थी। बट फाइनली व्हाट हैपेंड, बट फाइनली दिस प्रपोजल गॉट द मैंडेट। तो क्या हुआ? फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड। यानी कहने का मतलब ये है कि सितंबर और दिसंबर महीनों में
कांग्रेस में भारी खींचातानी चलती रही इस प्रपोजल को लेकर। और 1920 में, लेकिन 1920 में नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ कि समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर सारे लीडर्स यानी इस नेताओं की स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गॉट द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। सो these are the proposals made by गांधी जी। यानी सो चिल्ड्रन, नाउ अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि आपका हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड। हम पढ़ेंगे अब कि हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ग्रुप्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। अब ये मुद्दा उठ रहा था, ये प्रपोजल तो हो गए, प्रस्ताव तो हो गए, लेकिन अब जो था वो अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो अब एक्सपैंड होना चाह रहा था, उसका विस्तार होना था। एक ब्रॉडवे मूवमेंट तो वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अब वो कैसे भारत के हर एक वर्ग में यानी हर एक सेक्शन में किस तरीके से उसने अपना इफेक्ट किया, वो किस तरीके से वो लागू हुआ, कैसे हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग, ईच एंड एवरी क्लास ऑफ द इंडियन सोसाइटी, हाउ दिस मूवमेंट वर्कड, कैसे उसने इस पे काम किया। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अब द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मूवमेंट्स। पहला था आपका मूवमेंट्स इन टाउन, यानी वी विल स्टडी कि सो लेट्स नो और स्टडी अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स इन दिस मूवमेंट एंड विथ इट्स और जितने, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि हम इसमें पढ़ेंगे कि जो सोशल ग्रुप्स थे, जो सामाजिक समूह थे, वो अपनी अपनी आकांक्षाओं के साथ इसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। तो सो वी विल स्टडी अबाउट दोज थिंग्स। तो अब इनको इस लेक्चर में द नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है, तो सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे थे हाउ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वर्कड इन टाउन्स, यानी शहरों में उसका असर कैसे रहा, किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ इन सिटीज और टाउन्स। सो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फर्स्ट began in January 1921 with middle class participation in cities. How? पहला पॉइंट है आपका, thousands of students left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. Like lawyers, C.R. Das, Motilal Nehru, Vallabhbhai Patel gave up their practices. कहने का मतलब ये है कि I repeat this कि the movement, non-cooperation movement, how it worked in towns. पहले था कि this movement, non-cooperation movement, began in January 1921 in cities with the middle class participation. पहला पार्टिसिपेशन क्या था उसमें? Thousands of students left government controlled schools and colleges, headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. Lawyers like C.R. Das, Motilal Nehru, Vallabhbhai Patel gave up their practices. कहने का मतलब ये है कि आंदोलन की शुरुआत जो थी वो शहरी मध्य वर्ग हिस्सेदारी से साथ हुई। किस तरीके का हिस्सेदारी थी मध्य वर्ग का? हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर ने और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, और वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया, जैसे कि C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। ये इस तरह के जो नामी विख्यात जो वकील थे, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस या अपनी जो है मुकदमा इन्होंने लड़ना बंद कर दिया। दूसरा आपका द सेकेंड पॉइंट पार्टिसिपेशन था इन टाउन्स। Council of elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of non-Brahmins, felt entering the council was one way of gaining some power. कहने का मतलब है कि मद्रास में उस वक्त जो था वो गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं थे, उनके द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का ये मानना, जो गैर ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण्स नहीं थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। वो क्या मानते थे? पार्टी की काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं। मैंने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू जो है वो जो है इस काउंसिल में वो प्रवेश कर सकते हैं जो सामान्य रूप से वे केवल ब्राह्मणों को दिया जाता था। यानी नॉन ब्राह्मण्स जो थे वो भी इन्फ्लुएंस हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, और उनको लगा कि वो अब जो है वो काउंसिल में ही वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं विद द ब्राह्मण्स, क्योंकि ब्राह्मण्स को ही जो था वो काउंसिल में पार्टिसिपेशन का अधिकार था, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, क्योंकि वो अपर कास्ट। लेकिन गैर ब्राह्मण जो थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म लेकर आया तो देन दे रियलाइज दैट फैक्ट। इसलिए उन्होंने क्या किया? पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। यानी काउंसिल का जो चुनाव होने वाला था, जैसे मद्रास में ज्यादातर जो प्रांत थे, प्रोविंस थे, वहां परिषद चुनाव का बहिष्कार हो रहा था।
यानी काउंसिल ऑफ इलेक्शन ऑफ काउंसिल का बहिष्कार हो रहा था, बॉयकॉट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो नॉन ब्राह्मण्स की जो पार्टी थी, जो जस्टिस पार्टी थी, उन्होंने इसका बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि ये एक अच्छा एक मौका है उनको काउंसिल में चुनाव लड़ने का, तो इन्होंने उसका बहिष्कार नहीं किया। नाउ देयर वाज इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट ऑल्सो। इस शहरी मध्य वर्ग जो का पार्टिसिपेशन था, जो टाउन्स में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, इसका असर इकोनॉमिक कंडीशन पे भी पड़ा ऑन द सिटीज। वो कैसे था, लेट्स स्टडी इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। नाउ द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वे मोर ड्रामेटिक, यानी जो आर्थिक जो प्रभाव था शहर में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की वजह से, जो आर्थिक प्रभाव था वो ज्यादा नाटकीय था। हाउ? फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, लिक्वर शॉप्स वेयर पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स बर्न इन ह्यूज बोनफायर्स। कहने का मतलब है कि जो आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का जो असर था वो बहुत नाटकीय रहा शहर में, सिटीज में। कैसे? क्यों? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। एंड नेक्स्ट, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग मीन्स होता है कि धरना करना, यानी समूह में स्ट्राइक करना, हड़ताल करना, और विदेशी कपड़ों को जलाया गया। सो सेकेंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था? एज पीपल बिगैन बॉयकॉटिंग एंड डिस्कार्डिंग फॉरेन क्लोथ एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन इम्पोर्ट क्लॉथ, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ halved between 1921 and 1922. And what happened? Value dropping from 102 crores to 57 crores. कहने का मतलब ये है कि जैसे कि लोग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लगे थे, व्यापारियों ने कपड़ों का व्यापार करना या उस पे पैसे लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि विदेशी कपड़े का जब बहिष्कार होने लगा, लोग उसको हटाने लगे, तो जो व्यापारी थे उन्होंने सोचा कि उस पे हम ना तो व्यापार करेंगे उस कपड़ों का, और ना तो उस पे हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो उससे क्या हुआ, जो फॉरेन गुड्स थे, जो फॉरेन क्लोथ थे, उसकी कीमत जो है, उसका जो इंपोर्ट था वो घट के कितना करोड़ हो गया? 107 करोड़ था, उससे घट के 57 करोड़ हो गया। यानी उसकी कीमत जो है कपड़ों की वो, या उसके गुड्स की कीमत जो है वो घट गई। So what was the result of that boycotting? उस बहिष्कार का क्या रिजल्ट हुआ? As a result of boycotting the foreign goods, the people began wearing only Indian clothes. And what happened then? The production of Indian textiles, mills and handlooms went up. कहने का मतलब है कि जो लोग आयातित विदेशी जो कपड़े थे, जो इम्पोर्टेड कपड़े जो पहन रहे थे फॉरेन गुड्स पे, उसको जब वो त्यागने लगे तो लोग क्या करने लगे? लोग भारतीय कपड़े पहनने लगे। अब भारतीय यानी इंडियन क्लोथ को वो पहनने लगे, तो जो भारतीय कपड़ा मिल था और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। यानी भारतीय क्लोथ मिल्क और जो आपका ये हैंडलूम था, हथकरघा जिसे हाथ से बनाए जाते थे कपड़े, तो हैंडलूम जो था वो वेंट अप, यानी उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगा। देन उसके बाद क्या हुआ? बट लेकिन आफ्टर सम टाइम दिस मूवमेंट, द मूवमेंट स्लोड ग्रेजुअली डाउन इन सिटीज। लेकिन कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद जो है ये जो मूवमेंट था, आंदोलन था, वो सिटीज में, शहरों में जो है वो धीरे धीरे जो है वो उसकी जो गति थी वो धीमी पड़ गई। एंड ड्यू टू सम रीजंस। क्या रीजंस थे? जैसे कि पहला रीजन था यानी स्लोइंग डाउन ऑफ द मूवमेंट, यानी मूवमेंट शहर में बहुत तेजी से हुआ और लोगों ने विदेशी कपड़े का बॉयकॉट किया और विदेशी पोस्ट और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया और सरकारी नौकरियां छोड़ दी। सभी चीजें बहुत मध्यवर्गीय पार्टिसिपेशन से, मध्यवर्ग जो थे वो पार्टिसिपेशन से एक तरह से बहुत तेजी से आया। लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है वो ये मूवमेंट जो है वो कुछ रीजंस की वजह से धीमा पड़ गया। और वो क्या रीजंस थे? The first reason of slowing down of the movement in the cities that khadi cloth was expensive, less durable, the poor could not afford to buy it and therefore could not boycott mill trade cloth for long. मतलब कहने का मतलब है कि I repeat कि खादी cloth was expensive, less durable, the poor could not afford to buy it and therefore could not boycott mill made क्लोथ फॉर लॉन्ग। यानी कहने का मतलब ये है कि जो खादी का जो कपड़ा था वो मिलों में बनने वाले कपड़ों से महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे, यानी द पुअर कुड नॉट अफोर्ड इट। इसलिए ज्यादा दिन तक वे मिलों के कपड़े का बहिष्कार
नहीं कर सकते थे। यानी वो जो है खादी तो वो बहुत महंगा था, एक्सपेंसिव था उनके लिए, तो वो ज़्यादा दिन तक जो है विदेशी कपड़े का बहिष्कार नहीं कर पाए क्योंकि उनके लिए वो सस्ता पड़ रहा था इन कंपैरिजन टू द खादी क्लोथ। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट स्टेप? तो अब जो था, अब अगर इंडियन जो थे वो बहिष्कार कर रहे थे विदेशी क्लोथ्स का, तो उसके लिए उनको कुछ ऑल्टरनेटिव कुछ चाहिए था। अब वो ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस वे स्लो टू कम अप। So what happened? Teachers and students had no option except go back to government school. यानी अगर वो बहिष्कार उन्होंने किया था तो उनको कुछ ऑप्शन ऑल्टरनेटिव चाहिए था उनके लिए। अगर वो एक नौकरी छोड़ रहे थे, जॉब छोड़ रहे थे, तो उनको सर्वाइव करने के लिए कुछ और ऑप्शन चाहिए था। बट the alternative institutions were slow to come up. So what happened? Teachers and students had no option except go back to government schools. The lawyers to join back work in government courts. These are the steps. These are the points of slowing down the movement in cities and or towns. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वैकल्पिक संस्थान यानी ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन जो थी, उनकी स्थापना की जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, वो बहुत धीमी थी। इसलिए क्या हुआ, यानी जो स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया था, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, और जिन्होंने अपने पोस्ट को बहिष्कार कर दिया था, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार कर दिया था, तो इन सब चीज़ों, इन लोगों को एक ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए था कि उसकी जगह पे उनको कुछ सर्वाइव करने के लिए चाहिए था। लेकिन वो ऑल्टरनेटिव, वो वैकल्पिक संस्थान जो थे, वो उनको उसकी प्रक्रिया, उसको बनने में, उस प्रक्रिया में बहुत टाइम लगा। तो इसलिए विद्यार्थियों और शिक्षक जो है वो सरकारी स्कूल में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लगे थे। और फिर क्या हुआ, आंदोलन की कामयाबी के लिए क्योंकि आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थान की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के बजाय उनका प्रयोग हो सके, पर उनकी प्रक्रिया बहुत धीमी थी। इसलिए जो है स्कूल कॉलेजेस जो पहले बहिष्कृत कर दिए गए थे या बॉयकॉटेड कर दिए गए थे, वो फिर से वहां पे स्टूडेंट्स और शिक्षक जाने लगे, और फिर से जो है वो धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट सर्विसेज या पोस्ट पर लोग लौटने लगे, अपने प्रैक्टिस शुरू करने लगे, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जो था वो ऑप्शन या जो चीजें जो थी वो बहुत धीमी थी, वो जल्दी से उनके साथ समझ में नहीं आ रही थी। सो दीज आर द stages of the non-cooperation movement. These are the movement. These are the points of non-cooperation movement started in cities. How the non-cooperation movement influenced the towns and cities and middle class people, middle class of the Indian society, and how the middle class participated in the non-cooperation movement. So children, we will stop here. हम यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो शहरों में किस तरीके से वो विस्तारित हुआ, और जितनी जल्दी वो विस्तारित हुआ तो कुछ कमियों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से ये मूवमेंट धीमा भी पड़ गया। लेकिन लेकिन we will study in our next lecture about the next topic of the non-cooperation stage of second stage of the non-cooperation movement in another section of the Indian society. तो हम अगले लेक्चर में दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे नॉन असहयोग आंदोलन के बारे में. So we will stop here and take care of yourself and goodbye. Children, by mistake I have said the word boycott. It's not a boycott, it's a boycotted.